एक ही जगह जहाँ पानी सिर्फ बहता नहीं, समृद्धि भी पैदा करता है। जहाँ खेत है, बाग है, पशुपालन है, मछली पालन है और इन्हीं सब के बीच प्रकृति भी सुरक्षित है। पहली नज़र में शायद आपको यह एक साधारण फार्म लगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप समझेंगे कि यह सिर्फ एक फार्म नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल है, जहां हर गतिविधि दूसरी गतिविधि को मजबूत बनाती है। किसी भी बड़े सपने की एक मजबूत नींव होती है। इस इको पार्क में वह नींव है पानी, क्योंकि यही का पानी मछलियों को जीवन देता है, फसलों तक पहुंचता है और पूरे फार्म की रफ्तार तय करता है। यही कारण है कि इस पूरे मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मछली पालन है। सुबह के करीब 7 बजे इस इको पार्क का सबसे व्यस्त हिस्सा यही होता है, क्योंकि यहाँ समय का मतलब सिर्फ घड़ी नहीं बल्कि मछलियों की दिनचर्या भी है। यही वो दृश्य है जिसका इंतजार हर फिश फार्मर को रहता है। मछलियों का इस तरह तेजी से फीड लेना इस बात का संकेत है कि उनका विकास सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन फीड की मात्रा और समय दोनों का संतुलन उतना ही ज़रूरी है। कम हुआ तो विकास प्रभावित होगा, ज़्यादा हुआ तो पानी की गुणवत्ता। इसलिए यहाँ हर तालाब को ज़रूरत के अनुसार मैनेज किया जाता है। मछली पालने के लिए आसान है, आदमी लोग सोचता है वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मछली पालने का एकदम आसान तरीका है। हमारा इधर तो अभी कम से कम 15-20 टाइप का मछली है, जैसे उसमें घास काप है, कतला है, रोहू, बिकप, सिल्वर कप है, कमल कप है और चंदा, कोच और चीनी पुठी। एक साथ मछली हर मछली को पाल सकता है, लेकिन उसका हिसाब से पालना पड़ेगा। और जब मछलियाँ उचित आकार पर पहुँचती है तब आता है हार्वेस्ट का समय। लेकिन इस इको पार्क में हार्वेस्ट सिर्फ बाजार तक पहुँचने की कहानी नहीं है। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, क्योंकि इन्हीं स्वस्थ और चयनित मछलियों से कुछ को चुना जाता है अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए, यानी ब्रूड फिश। और इन्हीं ब्रूड फिश से जुड़ी है इस परियोजना की सबसे दिलचस्प और वैज्ञानिक प्रक्रिया, फिश हैचरी। हर मछली हैचरी तक नहीं पहुंचती। इसके लिए चुनी जाती है स्वस्थ, तेजी से बढ़ने वाली और पूरी तरह विकसित ब्रूड फिश। यही मछलियां आने वाली लाखों नई जिंदगियों की शुरुआत बनती हैं। दिन भर इन ब्रूड फिश को विशेष टैंकों में रखा जाता है। शाम होने का इंतजार किया जाता है, क्योंकि तापमान कम होने पर ही ब्रीडिंग की प्रक्रिया ज़्यादा अनुकूल मानी जाती है। सूरज ढलने के बाद एक एक करके चुने गए मछलियों को हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है।
यह प्रक्रिया पूरी सावधानी और विशेषज्ञों की निगरानी में की जाती है। इसके बाद इन मछलियों को ब्रीडिंग पूल में छोड़ दिया जाता है, जहां पूरी रात प्रकृति और विज्ञान मिलकर एक नया जीवन रचते हैं। हम लोग अभी रो मिर्का को ही अब इंजेक्शन करके हेसिंग पूल में डाल दिया। अभी टाइम 6:30 बजे, 6 घंटा बाद में, और अभी वो मछली को जो 6 घंटा बाद में अंडा देगा और 12:30 बजे तक अंडा देके क्लियर हो जाएगा। वो बाद में सुबह उठा के हम वो हेसिंग पूल में डाल देगा। अगली सुबह एक नया दृश्य हमारा इंतजार कर रहा होता है। वह ब्रीडिंग पूल जो रात भर शांत था, अब लाखों उम्मीदों से भर चुका है। ये है मछलियों के अंडे, एक नई शुरुआत। हम कल रात को मछली को इंजेक्शन किया था 6 बजे और 12 बजे अंडा दिया था। और अंडा अभी लाने के लिए ये नेट लगाया है इधर, वो पानी लूट कर रहा है। अभी अंडा को निकल के उधर डाल देगा। बाद में वो 2 दिन का अंदर बच्चा पैदा हो जाएगा। यहाँ लगातार बहता साफ पानी, उचित ऑक्सीजन और नियंत्रित वातावरण इनके सुरक्षित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इंतजार होता है अगले 24 घंटों का। यकीन करना मुश्किल है कि हथेली में तैरती यह नन्ही सी जान कुछ महीने बाद एक पूरी मछली बन जाएगी। यही से मछली पालन की असली यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे यह नन्ही फ्राई आकार लेने लगती है और कुछ समय बाद फिंगरलिंग्स के रूप में तैयार होती है। यही फिंगरलिंग्स मछली पालन की अगली कड़ी है। बच्चा बनने का बाद इधर 2 दिन या 3 दिन रहता है। उसको कुछ भी फीड करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन में उसको रेनू बोलता है, छोटा बच्चा जो है उसको बाद में पुखरी में डालने का बाद 3 दिन बाद में उसको फीड देना पड़ता है। खली जो है खली देना पड़ता है। खली देने का बाद 10-15 दिन में वो फिंगर लाइन में आ जाता है। उसको छोटा जब रहता है उसको खली भिगा के उसको देना पड़ता है, नहीं तो उसका फीड पाउडर देने से हो जाता है। आमतौर पर अधिकांश फिश फार्मर्स बाजार से फीड खरीदते हैं, लेकिन यहाँ फीड की प्लानिंग, प्रोडक्शन और क्वालिटी सब कुछ एक ही परिसर में तय होता है। इस इको पार्क की अपनी फीड फैक्ट्री। इसका सबसे बड़ा फायदा समय पर उपलब्धता और क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल के रूप में मिलता है। हर अच्छी फीड अच्छे रॉ मटेरियल से शुरू होती है। मकई, सोयाबीन, राइस ब्रान, ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स, इन सब को ज़रूरत के अनुसार बैलेंस्ड रेशियो यानी संतुलित अनुपात में मिलाया जाता है। फैक्ट्री में हर चरण एक विशेष प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जाता है। पहले रॉ मटेरियल की जांच, फिर ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, पैलेट मेकिंग, कूलिंग और आखिर में पैकिंग। यानी हर बोरी सिर्फ फीड नहीं बल्कि एक पूरी प्रक्रिया का परिणाम है। फैक्ट्री जो कोविड में इसको ये किया था, स्टार्टिंग किया था इसको, तो कोविड का बाद फैक्ट्री जो
फिर मशीन कुछ ख़राब होने का बाद तो ऐसे रह जाता है। तो इसका बाद फिर 2 साल पहले फिर नया मशीन लगाकर अभी तक प्रॉपर रनिंग है मशीन जो। मेनली यहाँ फिश फीड का मशीन है यहाँ में। फिश फीड है, इसका बाद आपका केटल का है, इसका बाद पोल्ट्री का है। तो ऐसे बन रहा है अभी। फिश फीड बनाने में एक्सट्रूडर होता है। वो एक्सट्रूडर जो आपका फिश फीड को फ्लोटिंग कराता है। तो उसमें ये इंग्रेडिएंट होता है आपका गेहूँ, मक्का। इसका बाद 8-9 आइटम है उसमें। तो ऐसे कर मिक्स कर ये करता है। हम लोग फ्लोटिंग फीड बनाकर हम लोग का यहाँ में हम लोग खुद के लिए सेल पे के लिए अभी कर रहे हैं। जितना है यहाँ से बनाता है अभी। और कोई लोकली जो फार्मर लोग आता है, लोकल फार्मर लोग आता है, उसको भी हम लोग ये कर रहे हैं, दे रहा है अभी। तो ऐसे कर हम लोग अभी चल रहा है अभी। तो यहाँ हम लोग का ये फिश फीड का मशीन है जो दिन में 1000 kg बनाता है ये मशीन जो। ओके, उससे भी ज़्यादा बनाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा है। यहाँ में 1000 जैसे हम लोग पर डे हम लोग बनाता है ऐसे नॉर्मली कर। तो वो मशीन में जो हम लोग का जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी साइंटिफिक हम लोग को ये किया फॉर्मुलेशन दिया वाला है। इस फीड फैक्ट्री की एक और ख़ास बात, इसका उपयोग केवल फिश फार्मिंग तक सीमित नहीं है। ज़रूरत के अनुसार अन्य पशुधन के लिए भी पोषक आहार तैयार किया जाता है। यानी मछली पालन, पशुपालन और खेती तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यही इंटीग्रेटेड फार्मिंग की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ में मुर्गी का भी हम लोग का ये है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। मुर्गी का आपका फीड मैन्युफैक्चरिंग को ये करता है। साइंटिफिक जो बनाने वाला जो शांति से हम लोग फार्मूला लेकर ही बना रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग फार्मूलेशन कर जो इंग्रेडिएंट दिया है हम लोग उसे बनाता है। अभी जैसे कि आपका प्लेट होता है और प्लेट भी यहाँ बनता है। इसका बाद प्री स्टार्टर से लेकर फिनिशर तक हम लोग का यहाँ में मशीन है। तो ऐसे कर हम लोग खुद अभी ये कर रहे हैं। जब मुर्गी पालन को हम लोग यहाँ से बनाकर हम लोग का दे रहा है अभी। और केटल का ऐसे है कि केटल का हम लोग यहाँ में नेपथिन ग्रास और हम लोग का यहाँ भी लोकल ग्रास जो होता है तो उसे भी हम लोग ये मैश और मैश करने वाला जो मशीन है तो उसमें क्रेशर में हम लोग क्रशिंग कर तो इसको हम लोग मैश ये कर जो मेथड है हम लोग का, जैसे कि कोई लोग पिग जो पलता है तो लोकल लोग को यहाँ से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। मशीन चलाने में ऐसे है कि मशीन चलाने में कभी कभार ये होता है मशीन जाम हो जाता है। तो जाम होने से वो इतना मेजर नहीं है तो जाम को वॉश करना है। जैसे कि अभी पैनल बॉक्स का कुछ इशू आ जाता है, इलेक्ट्रिक का इशू आ जाता है तो हम लोग इलेक्ट्रिशियन बुलाता है तो उसको हम लोग ये करता है, उसको दिखने देता है। इसका बाद कुछ बेरिंग वगैरह बीच में मेंटेनेंस करता है तो उसको लोकली मिल जाता है। तो वो एक तो प्रॉब्लम होता है, बाकी तो खुद मेहनत करना है, वो दाना बनाना है बस। अब तक हमने देखा मछली पालन, हैचरी और फीड फैक्ट्री।
लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इन सभी की एक ही नींव है, पानी। और इसी पानी को सहेजने का काम करता है यह बहुउद्देशीय बांध यानी मल्टीपर्पज़ डैम। और ये हम लोग का प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली एक वो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। ये जो स्कीम जो ना बेसिकली वो है सासी का अंदर में आता है। ये सेंट्रल फंडेड वाला स्कीम है, तो उसका थ्रू से हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी। हम लोग का यहाँ में स्ट्रक्चर तो बेसिकली है ना, मेजर कंपोनेंट बोलने से तो ये हम लोग का आर्डन एम्बैंकमेंट हो गया। या आर्डन एम्बैंकमेंट बोलने से बेसिकली वाटर स्टोर करने के लिए, तो इसका ऊपर में हो गया। आगे में हम लोग का कॉन्ट्र ट्रेंचेस है। कॉन्ट्र ट्रेंचेस बोलने से उधर में हम लोग थोड़ा 1 मीटर का थोड़ा एक नाला जैसे क्या बोलेगा उसको स्लोप में मेंटेन करता है। तो वो डिगिंग करने से क्या करता है, जब हम लोग का जैसे रेनफॉल होता है ना, तो कुछ समय के लिए वो मतलब कैच द रेन व्हेन इट पोल्स में वो जो स्पेसिफाई हो जाता है। उसके बाद हम लोग का चौथा चेक डैम है जो स्ट्रीम का सिल्टेशन को थोड़ा रुकाने के लिए, स्ट्रीम का डायरेक्ट डिस्चार्ज को थोड़ा सा पॉन्डिंग रखने के बाद अंदर में डिस्चार्ज होने के लिए। फिर हम लोग का मास्टर पिट है, जैसे कि आप एम्बैंकमेंट का बाद नीचे में जितना देखेगा ना, छोटा छोटा पॉन्ड है, ऊपर में भी और 2-3 तो पॉन्ड साइड में है, वो सब लोग रिचार्ज पिट कम मास्टर पिट है। तो वो सब बोलने से वाटर रिचार्ज के लिए ही है, ताकि वो लोग को वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर का वजह से ये एम्बैंकमेंट का वाटर भी थ्रू आउट द ईयर मतलब वाटर टेबल अच्छा से मेंटेन होके रहता है। तो यहाँ में ऐसे होने के बाद या आर्डन एम्बैंकमेंट का बाद या आगे में आप बाद में जब देखेगा, यहाँ में 2 स्पिलवे है। 2 स्पिलवे बोलने से एक जो है मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे बोलता है, जो ऊपर से ऐसे करके गिर रहा है ना, और उसका बाद आप नेक्स्ट जो देखेगा वो ओपन स्पिलवे है। तो उसका बाद मेन चीज़ तो बोलने से ये हम लोग का मेन आर्डन डैम है। उसका बाद सेकेंडरी आर्डन डैम उस साइड में देखने मिलेगा। यहाँ से जब वाटर जाएगा, दोनों को हम लोग एक नेविगेशन कैनल का थ्रू से हम लोग ज्वाइन किया है, ये वाला मिडिल वाला जो नेविगेशन कैनल ना, तो वहाँ से कैनल से ज्वाइन करके वहाँ में हम लोग का मेन स्पिलवे है, ओपन स्पिलवे। तो यहाँ में एक छोटा वाला जो दिखाई मिलेगा, ये हम लोग का अगर बाद में इन केस उसको हम लोग कुछ रिपेयरिंग वर्क चलता है बोलने से मॉर्निंग ग्लोरी का स्पिलवे का उस वो लाइन में भी मिडिल में भी हम लोग चंदा रखा है। तो उसको हम लोग खोल के आस्ते आस्ते वाटर डिस्चार्ज करके वाटर टेबल को डाउन करने के बाद हम लोग यहाँ से रिपेयरिंग वर्क को कैरी कर सकता है। और हम लोग का जो पीस यहाँ में जितना मच्छी पाला है ना, उसको भी पकड़ने में ईजी हो जाएगा। यह बांध सिर्फ एक जलाशय नहीं है, यह एक साथ कई ज़रूरतों को पूरा करता है। यही का संग्रहित पानी मछली पालन को साल भर सहारा देता है। इसी पानी से आसपास के खेतों तक सिंचाई पहुंचती है और गांवों तक पीने योग्य पानी पहुंचने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी एक ही जल स्रोत कई जिंदगियों का आधार बन गया है। यहाँ में प्रोजेक्ट जो कसोजुली स्ट्रीम का ऊपर पड़ता है, तो ये कसोजुली स्ट्रीम जो है बेसिकली पहले एक ड्राइंग स्ट्रीम था। तो हम लोग जब ये प्रोजेक्ट लाया, यहाँ में एम्बैंकमेंट करके वाटर रिचार्ज करने शुरू हो गया। ऊपर में हम लोग कंटोरिंग काम करने शुरू किया, प्लांटेशन किया। उसका वजह से ये स्ट्रीम जो रिवाइव हो गया। तो रिवाइव होने के बाद अभी क्या करता है, यहाँ में एम्बैंकमेंट बनाने के बाद वाटर स्टोरेज जब शुरू हो गया, तो ये वाटर स्टोरेज से क्या हुआ, फिशी कल्चर शुरू हो गया। और जैसे कि लास्ट टाइम जब पपुम पोमा रिवर फेस्टिवल हुआ था, या टूरिस्ट लोग आके बोटिंग भी करता है, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी हो जाता है। और ये मानसून सीज़न में बेसिकली हम लोग का वाटर सप्लाई में जब ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होने का कारण से ये लोअर हैबिटेंट्स, ये दोलुंग रामघाट का जितना विलेजर्स है, वो लोग भी वाटर सप्लाई यहाँ से पीने को मिल रहा है। और पहले में बोलने से तो हम लोग का यह एग्रीकल्चर ओनली 1 टाइम होता था। तो अभी यहाँ में वाटर स्टोर होने का वजह से यहाँ में वो हो गया, वाटर अवेलेबल है ड्यूरिंग बोथ मानसून, प्री मानसून और पोस्ट मानसून। बोलने से विंटर में भी आजकल यहाँ में हॉर्टिकल्चर बागान हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, दोनों
बोलने से डबल क्रॉपिंग हो गया, बोथ इन समर एज वेल एज इन विंटर। तो अभी ये प्रोजेक्ट का वजह से यहाँ का पब्लिक को बहुत बेनिफिट हो रहा है। माय बिग एंड ग्रीन का ये डैम का वजह से आज हम लोग का यहाँ डुलुंग बस्ती का भी बहुत बेनिफिट मिला है। यहाँ हम लोग मतलब बहुत पानी के लिए हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम था, तो पानी का प्रॉब्लम का कारण से हम लोग का ये माय बिग एंड ग्रीन जब ये डैम शुरू हुआ तो आज जैसा भी करके डैम कंप्लीट हुआ, हम लोग सक्सेस हुआ। हम लोग को ये उधर से डायरेक्ट पानी कनेक्ट करके यहाँ में हम लोग का डायरेक्ट सारा बस्ती को पानी पीने के लिए हम लोग को पूरा प्रिविलेज मिला। और सिर्फ पीने के लिए नहीं, हम लोग का ये खेती वगैरह जितना इरिगेशन जैसे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में हम लोग को जितना पानी का ज़रूरत था, जैसे बागान में तमुल बागान में जैसे कि कुछ हम लोग जब खेत करता है पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम था। माय बिग एंड ग्रीन का डैम का वजह से आज हम लोग को बस्ती को बहुत सफिशेंट पानी मिला और बस्ती का तरफ से हम लोग ये डैम को पूरा सपोर्ट करता है। बहुत अच्छा किया हम लोग को, कुछ एक तो लाइफ में यहाँ बेनिफिट मिला है। ये एम्बैंकमेंट का अंदर में तो हम लोग तो जियो ट्यूब यूज़ किया है। जियो ट्यूब का तो लाइफ लाइन तो 50 इयर्स प्लस है। तो इसको हम लोग पायलट प्रोजेक्ट का जैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करके अगर ये सक्सेस होता है बोलने से हम लोग का जितना फुट हिल्स है, जितना ये वाटर स्केर्सिटी होता है, जो विंटर टाइम को जितना पूरा स्ट्रीम सूख जाता है, तो ये स्ट्रीम अगर सक्सेसफुल होता है और होने में तो हो रहा है, तो इसी बेसिस में हम लोग उसको एक पायलट रूप का लेते हुए यहाँ में और फर्दर हम लोग स्कीम प्रपोजल हो गया और फर्दर मतलब आदमी लोग भी इसको देख के सक्सेस फील करके एक सक्सेस स्टोरी का जैसे लेके वो लोग भी उसको कैरी ऑन करेगा। जब किसी परियोजना का लाभ सिर्फ एक पाम तक सीमित न रहकर पूरे क्षेत्र तक पहुंचने लगे, तभी उसकी असली सफलता दिखाई देती है। और जहाँ इतना विशाल जलाशय हो, वहाँ एक और संभावना अपने आप जन्म लेती है, इको टूरिज्म। यही बोटिंग जैसी गतिविधियाँ लोगों को प्रकृति के और करीब लाती हैं और स्थानीय पर्यटन को एक नई पहचान देने में अपनी भूमिका निभाती है। यहाँ पर्यटन का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जिम्मेदारी से जुड़ना भी है। हम लोग का यहाँ में बोटिंग करने का ये एक फ़ायदा है कि जो पानी जम होकर स्टॉक होकर बहता है तो इसको हम लोग सर्कुलेशन करता है, तो उसमें मछली का बहुत बेनिफिट है। मछली उसमें ये होता है कि ऑक्सीजन उसका अच्छा होता है, तो ऐसे होकर फास्ट ग्रोथ होता है। तो उसी कारण से बोटिंग करना मतलब बहुत फ़ायदा है। तो उसमें एक है कि यहाँ में मछली के लिए हम लोग को यहाँ कॉमर्शियल के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी ट्रायल कर रहे हैं। तो मछली के लिए भी बेनिफिट होगा और इस तरफ हम लोग को ये टूरिस्ट जो आएगा उसके लिए भी यहाँ में बेनिफिट के लिए होगा, इसलिए ये 2 in 1 हम लोग को ये कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक तालाब अपने आप में सिर्फ पानी का एक हिस्सा होता है, लेकिन जब उसी पानी से मछली पालन जुड़ता है, हैचरी जुड़ती है, फीड फैक्ट्री जुड़ती है, खेती जुड़ती है और लोगों का भविष्य जुड़ने लगता है, तब वह सिर्फ एक तालाब नहीं रहता, बल्कि समृद्धि का आधार बन जाता है। यही इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल की
सबसे बड़ी सीख है कि अगर संसाधनों का सही उपयोग हो, तकनीक का सही साथ हो और दृष्टि के साथ योजना बनाई जाए तो एक ही परिसर रोजगार भी दे सकता है, उत्पादन भी बढ़ा सकता है और प्रकृति के साथ संतुलन भी बनाए रख सकता है। शायद भविष्य की खेती यही है, जहाँ हर बूंद पानी कई सपनों को जीवन देती है।